जय हिंद एवरीवन। तो भाई ज्योग्राफी के लेक्चर 35 में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया है ना। हमने अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ा, उसके पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने देखा। फिर हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी जो है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हमने प्लेट बाउंड्रीज की बात भी की, है ना। और उसके बाद हमने जो लेक्चर है वो खत्म कर दिया। तो भाई अब नेक्स्ट भाई क्या आने वाला है हमारे इस लेक्चर में यानी कि अर्थ और जियोमॉर्फोलॉजी के सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे अर्थक्वेक से। ठीक है, अर्थक्वेक से स्टार्ट करेंगे और फिर बाकी चीजें भी धीरे धीरे आगे कवर करते जाएंगे। भाई सबसे पहले हमें ये समझना है कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक हम वैसे तो नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब अर्थ का सरफेस शेक होता है, हिलता है, क्यों? ड्यू टू द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। सडन रिलीज होता है भाई, है ना, एनर्जी का। एकदम से एनर्जी क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भाई हमारी सीज्मिक वेव्स जो होती है वो जनरेट होती है। सीज्मिक वेव्स जनरेट हो जाती हैं, है ना। और ये जो सीज्मिक वेव्स है ये भाई आपके सरफेस तक पहुंच जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है सरफेस लेयर बेसिकली। यहाँ पर आप देखोगे भाई ये हमारी एक लेयर है, ये हमारी दूसरी लेयर है। इन लेयर्स के बीच में कुछ भी मूवमेंट होता है, यानी कि आपके अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं। फॉल्टिंग भी हो सकता है, फोल्डिंग भी हो सकता है, या फिर प्लेट मूवमेंट भी हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो एनर्जी यानी कि स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है वो आपका एनर्जी रिलीज करता है ना। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो सीस्मिक वेव्स जनरेट होती है जो आपकी सरफेस तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज होती है, उसको कहा जाता है फोकस। फोकस भी कहा जाता है, इसको हाइपो सेंटर भी कहा जाता है, दोनों नामों से बुलाया जाता है। फोकस या फिर हाइपो सेंटर अर्थक्वेक का वो लोकेशन है जहां पर एनर्जी रिलीज हुई थी, यानी कि इस जगह को हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक भी बोलते हैं। यहीं से एनर्जी आपकी रिलीज हुई थी, यहीं से वही एनर्जी आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहता है। अब इसके बाद में अगर इसी पॉइंट से लेके हम 90 डिग्री ऊपर ट्रेवल करेंगे, है ना, 90 डिग्री हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, तो फिक्स्ड सरफेस पे ये जो पॉइंट होगा इसको कहा जाता है एपिसेंटर। ठीक है, एपिसेंटर आपकी वो जगह होती है जो फोकस के डायरेक्टली ऊपर सरफेस पे लाई करती है। उसके बाद अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हाई एपिसेंटर पे रहती है और उससे दूर जाने पर कम हो जाती है। हमने देखा है ना, कई बार अर्थक्वेक्स आते हैं, फिर आपसे पूछा, मतलब न्यूज में बताया जाता है कि भाई फलानी जगह उसका एपिसेंटर था, है ना, 111 किलोमीटर दूर था, ऐसा था वैसा था। तो मतलब हम वहां से दूर हैं तो हमारी तरफ डैमेज या फिर सीस्मिक वेव्स जो है वो कम इंटेंसिटी के साथ आती है। अब एक हमारी होती है रिचर स्केल। रिचर स्केल पे भूकंप की यानी कि अर्थक्वेक की तीव्रता नापी जाती है। इसको मतलब कि बेसिकली बनाया था चार्ल्स एफ रिचर ने 1935। क्यों? टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज, यानी कि कितनी एनर्जी जो है सीस्मिक वेव्स के द्वारा रिलीज की गई है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज मेजर करने के लिए हमारा रिचर स्केल बनाया गया था। इसकी रेंज रहती है 0 से लेकर 9 के बीच में, यानी कि 0 से आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो फिर भूकंप की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ एक और स्केल है, उसको हम बोलते हैं मर्कैली इंटेंसिटी स्केल। मर्कैली इंटेंसिटी स्केल जो है ये बेसिकली इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ डैमेज मेजर करती है। कितना भाई डैमेज हुआ है उसके बेसिस पे ये मेजर करती है। इसकी रेंज कितनी रहती है, इसकी रेंज 1 से लेके 12 तक रहती है। ठीक है, फिर जैसा मैंने बताया सीस्मिक वेव्स वो एनर्जी वेव्स होती हैं जो अर्थक्वेक्स या एक्सप्लोजन्स की वजह से जनरेट होती हैं, और इनको रिकॉर्ड किया जाता है सीस्मोग्राफ्स पे। सीस्मोग्राफ्स पे इनको रिकॉर्ड किया जाता है, और जो स्टडी होती है अर्थक्वेक की उसको कहा जाता है सीस्मोलॉजी। तो भाई दो तरह की आपको सीस्मिक वेव्स देखने को मिलती हैं। एक तो होती है बॉडी वेव्स और दूसरी होती है सरफेस वेव्स। नाम से पता चल रहा होगा, है ना, एक बॉडी के अंदर बहने वाली और एक सरफेस पे फ्लो करने वाली। बॉडी वेव्स आपकी जनरेट होती हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस, यानी कि फोकस पे भाई हमारी एनर्जी रिलीज होती है और ये आपकी सारी डायरेक्शंस में ऐसे ऐसे मूव करती है। ठीक है, ये ट्रेवल करती है भाई आपकी बॉडी ऑफ द अर्थ। और सरफेस वेव्स आपकी तब जनरेट होती है जब बॉडी वेव्स आपकी सरफेस पे आ जाती हैं। जब ये सरफेस पे पहुंच जाती हैं, सरफेस रॉक्स के साथ में इंटरेक्ट करती हैं, तो ये वेव्स क्या करती हैं, ये सरफेस के अलोंग मूव करती है, तब इनको कहा जाता है सरफेस वेव्स।
अब अगर हम प्रॉपर एग्जैक्टली बॉडी वेव्स में देखें तो जैसा मैंने बताया, बॉडी वेव्स आपकी कहाँ स्टार्ट होती है भाई, पॉइंट भाई ये मान लीजिए हमारा हाइपोसेंटर था, है ना, ये हमारे हाइपोसेंटर से यानी कि फोकस से जनरेट हुई है और ये चारों तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब अगर आप इनको देखोगे, बॉडी वेव्स को देखोगे, तो बॉडी वेव्स जो सरफेस वेव्स आपके ऊपर आ जाती हैं, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर आ रही हैं, और ये क्या हो रही है, ये सिर्फ आपका नीचे नीचे बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है। ये आपके सरफेस वेव्स के कंपैरिजन में होती हैं फास्ट, इनकी स्पीड सरफेस वेव्स के कंपैरिजन में होती है फास्ट। आपके बॉडी वेव्स की दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है एस वेव, एक होती है प्राइमरी वेव्स, ठीक है। प्राइमरी वेव्स की बात करें, प्राइमरी वेव्स को पी वेव्स भी कहा जाता है। पी वेव्स सबसे ज्यादा फास्ट मूव करती हैं सरफेस पे, सबसे पहले इन्हीं का अराइवल होता है ना। ये आपकी गैस के थ्रू भी ट्रेवल कर सकते हैं, लिक्विड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती हैं, और सॉलिड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है हाई और वेवलेंथ होती है शॉर्ट। सॉरी फॉर दैट, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और वेवलेंथ होती है शॉर्ट। पी वेव्स को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इनको लॉन्गिट्यूडनल या फिर कंप्रेशनल वेव्स नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेस भी करती हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके एक्सपेंड भी करती हैं। तो इसीलिए इनको लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मीडियम का डिस्प्लेसमेंट करती है सेम या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में ये क्या करती है, जनरली पैरेलली वेव का जो आपका प्रोपोगेशन यानी कि वेव का जाने का जो डायरेक्शन रहेगा उसके या तो पैरेलल पैरेलल तो जाएंगी ही जाएंगी, यानी कि या तो उसके साथ चलेंगी तो एक्सपेंड हो जाती है, या फिर उसके अगेंस्ट चलेंगी तो ये कंप्रेस हो जाती है। इनकी वेलोसिटी की बात की जाए तो भाई इनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहती है सॉलिड में, यानी कि स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम इनकी जो स्पीड रहती है वो रहती है गैसेस में। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड रहते हैं, तो भाई क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को तुरंत हिट करता है, जबकि लिक्विड के थोड़े दूर दूर रहते हैं, और गैसेस के तो फिर और भी ज्यादा दूर रहते हैं। बॉडी वेव्स में दूसरी आती है सेकेंडरी वेव्स, इनको एस वेव्स भी कहा जाता है। ये सरफेस पे थोड़े से लैग के साथ आती हैं, थोड़ा सा टाइम लेके आती हैं, और ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स के थ्रू ही पास हो सकती हैं, ये लिक्विड्स और गैसेस के थ्रू पास नहीं होती। इनको हम ट्रांसवर्स या फिर शेयर वेव्स भी कहते हैं, इनको हम डिस्टॉर्शनल वेव्स भी कहते हैं, अलग अलग नाम है, ठीक है। इनको डिस्टॉर्शनल वेव्स भी कहते हैं, यानी कि जो आपका डायरेक्शन है, ठीक है, पार्टिकल का मोशन का, वो परपेंडिकुलर रहता है भाई, वो परपेंडिकुलर रहता है किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इनको रिस्टोर करने के लिए एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं शेयर रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए इनको शेयर वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये भाई इस तरह का ट्रफ और क्रेस्ट है ना, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको ट्रफ कहा जाता है, नीचे वाले पार्ट को क्रेस्ट कहा जाता है। ये किसी भी मटेरियल की थ्रू पास करेंगी तो ऐसा ऊपर का ट्रफ और आपका क्रेस्ट बना के छोड़ देंगी, जिससे क्या होता है वो मटेरियल डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इनकी भी फ्रीक्वेंसी काफी हाई है और वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट। नेक्स्ट हमारी सरफेस वेव्स आती हैं। बॉडी वेव्स जब इंटरेक्ट करती हैं सरफेस रॉक्स के साथ में तो नई सेट ऑफ वेव्स का निर्माण हो जाता है, जिनको सरफेस वेव्स कहा जाता है। ये सरफेस वेव्स आपकी सरफेस के अलोंग ही मूव करती है, ठीक है। सरफेस वेव्स को सबसे लास्ट रिपोर्ट किया जाता है सीस्मोग्राफ्स पे। ये आपकी सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स क्रिएट करती है ना, पत्थरों को डिस्प्लेस कर देती है जो अर्थ की सरफेस पे है, जो सरफेस के ऊपर है। तो ये वेव क्या करती है, ग्राउंड सरफेस के साथ ही साथ ट्रेवल करती हैं, उसके थोड़ा सा नीचे भी ट्रेवल करती हैं, और ये जैसे कि पानी पे आपकी वाटर की वेव्स इस तरीके से ट्रेवल करती है, उसी की तरह ये भी एक्ट करती है। यानी कि इनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है और इनका लो वेवलेंथ भी होता है, ठीक है। डेप्थ के बेसिस पे देखा, मतलब वैसे तो ये दो टाइप की होती है, एक रायले वेव्स होती है, दूसरी आपकी लव वेव्स होती है, ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेल में आपको नहीं देखना। फिर उसके बाद अगर हम डेप्थ ऑफ फोकस के बेसिस पे देख रहे हैं तो उसके बेसिस पे हमारी होती है मॉडरेट, मॉडरेट के बाद में आती है इंटरमीडिएट, ठीक है, और इंटरमीडिएट के बाद में आती है डीप फोकस, ठीक है। और बेसिकली वैसे देखा जाए, जैसे मैं बताया था, लव वेव जो होती है इनको लॉन्ग वेव्स भी कहा जाता है, लॉन्ग वेव्स कहा जाता है। इनका जो मूवमेंट होता है वो जिग जैग रहता है, ये आप देख पा रहे हो ना, इनका मूवमेंट आपका जिग जैग रहता है।
और वही रेले वेव्स जो होती है इनका इलिप्टिकल मूवमेंट होता है, यानी कि वेव्स की तरह प्रॉपर होता है। तो ये तो था भाई हमारा अर्थक्वेक के बारे में। इससे पहले हम नेचुरल डिजास्टर्स और हजार्ड्स में भी अर्थक्वेक के बारे में पढ़ चुके हैं, और अब बारी है एक मेजर टॉपिक की जिसका नाम है वोल्केनिज्म। ठीक है, वोल्केनिज्म एंड टाइम। तो भाई वोल्केनिज्म क्या है? वोल्केनिज्म का सीधा सा मतलब है जब हमारी मोल्टन रॉक यानी कि पिघला हुआ पत्थर, जिसको कहा जाता है मैग्मा, इसका मूवमेंट होता है ऑनटो और टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, यानी कि एक नैरो वॉल्केनिक वेंट के जरिए। एक ओपनिंग होती है जिसको वेंट कहा जाता है, तो एक नैरो वॉल्केनिक वेंट के जरिए या फिर इन छोटे छोटे फिशर्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। फिशर्स यानी कि एक सेंट्रल ओपनिंग होती है, उसके आसपास दूसरी छोटी छोटी ओपनिंग्स हो जाती है। तो एक नैरो सेंट्रल वेंट के जरिए या फिर फिशर्स के जरिए जब मोल्टन रॉक यानी कि मैग्मा बाहर निकलता है अर्थ के सरफेस पे, तो उस पूरे प्रोसेस को वोल्केनिज्म कहा जाता है। वोल्केनो कब फॉर्म होता है? वोल्केनो तब फॉर्म होता है जब ये जो मोल्टन आपका मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा जो है, ये अर्थ के इंटीरियर से यानी कि एस्थेनोस्फेयर से, मैंने आपको पहले भी बताया था, एस्थेनोस्फेयर से बाहर निकल के आती है, वेंट्स में से, क्रैक्स में से, फिशर्स में से, है ना। जब ये बाहर निकलती है, इसके साथ में क्या होता है, इसके साथ में और भी चीजें आती है, लाइक स्टीम भी निकलती है, अलग अलग गैसेस भी निकलती हैं, लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, ये भी निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गई, ये सारी गैसेस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल, पायरोक्लास्टिक मटेरियल में भाई हमारा ऐश आ जाता है। ऐश के साथ साथ हमारे लावा फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, पत्थर के टुकड़े आ जाते हैं, एयर आ जाता है, वेपर आ जाता है, ये सारा का सारा इसमें से निकलता है। वोल्केनो अलग अलग शेप्स अडॉप्ट कर सकता है, डिपेंड करता है क्या केमिकल कंपोजिशन है और लावा की विस्कोसिटी कैसी है, यानी कि उसका फ्लो कैसा है, ज्यादा तेज है, कम है, क्या है, उसके बेसिस पे भाई इसको क्या करते हैं, वोल्केनो अलग अलग शेप ले सकता है। अब सबसे पहले अगर हम इनके इरप्शन के बेसिस पे देखा जाए, यानी कि कब उनका इरप्शन होता है, उसके बेसिस पे भाई हमारी कैटेगरी पहले आती है एक्टिव। एक्टिव वोल्केनो यानी कि जो रिसेंटली आपका इरप्ट हुआ हो, रिसेंटली कुछ सालों में इरप्ट हुआ हो या फिर दोबारा इरप्ट होने वाला हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। दूसरी तरफ डोरमेंट, नाम से ही पता चल रहा है भाई, सोने वाला। डोरमेंट वोल्केनो वो जो अभी काफी टाइम से इरप्ट ना हुआ हो लेकिन अभी भी क्या सो रहा है, यानी कि कभी भी जाग सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है फ्यूचर में इरप्ट होने की। और तीसरी तरफ आ रहा है भाई हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट तो भाई अगेन ये सारे नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटिंक्ट मतलब कि हो चुका, इसका काम खत्म हो चुका। अब ये भाई थाउजेंड ऑफ ईयर्स वो पहले हुआ था मैनकाइंड की हिस्ट्री में, लेकिन अब इसकी कोई पोटेंशियल नहीं है इरप्ट होने की, अभी इरप्ट नहीं होगा। तो भाई ये हमारी तीन कैटेगरी हो जाती है इरप्शन के बेसिस पे, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती है। उनमें आता भाई हमारा सबसे पहले हवाईयन इरप्शन। ये है मोड ऑफ इरप्शन, यानी कि किस तरीके से लावा इनके बाहर निकलता है। तो हवाईयन इरप्शन में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एक्सट्रीमली फ्लूइड बेसिक लावा, ये बेसिक लावा है, फ्लूइड है, ये भाई आपका इरप्ट होता है एक सेंट्रल फिशर से या एक सेंट्रल वेंट। यहाँ पर एक्सप्लोसिव जो भाई एक्टिविटी होती है वो ना के बराबर होती है। ये आप देख रहे हो एक सेंट्रल वेंट है भाई, यहाँ से लावा अपना प्यार से निकल रहा है, थोड़ी बहुत स्टीम तो निकलेगी निकलेगी, बट एक्सप्लोसिव एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसको हवाईयन इरप्शन कहा जाता है। दूसरी तरफ आता है स्ट्रॉन्ग वॉलियन इरप्शन। स्ट्रॉन्ग वॉलियन इरप्शन में अगर हम देखेंगे तो हवाईयन के कंपैरिजन में इनका जो लावा रहता है वो थोड़ा लेस फ्लूइड रहता है, इतना ज्यादा बहता नहीं, थोड़ा सा इसकी विस्कोसिटी हाई रहती है। तो बेसिक लावा तो भाई हवाईयन के टाइप से थोड़ा सा कम फ्लूइड हो गया। और इस इरप्शन में एक्सप्लोजन्स होते हैं, एक्सप्लोजन्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि लावा फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, पत्थर देखने को मिलेगा, गैसेस देखने को मिलेगी, ऐश आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में भी नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा आता है भाई हमारा वोल्केनियन इरप्शंस। वोल्केनियन इरप्शन के टाइप में आप देख ही रहे हो भाई, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एक्सट्रीमली फ्लूइड बेसिक लावा जो होता है वो निकलता है, उसके साथ साथ में एक्सप्लोसिव एक्टिविटी भी होती है। यहाँ पर आपकी एक्सप्लोसिव एक्टिविटी भी होती है और एक ऐसा क्लाउड भी बनता है, ये क्लाउड भी बनाते हैं, एक्सप्लोसिव एक्टिविटी भी होती है, लावा का फ्रेगमेंट्स भी निकलता है। वो जो लावा निकलता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन उसके साथ में फ्रेगमेंट्स ज्यादा निकलते हैं, तो वह ये वोल्केनियन इरप्शन हुआ। फिर उसके बाद आता है पीलियन इरप्शन। पीलियन इरप्शंस का मतलब होता है बेसिकली इसमें आपके इरप्शंस होते हैं, ठीक है,
लावा फ्रैगमेंट्स निकलते हैं, और सर्टनली ये क्या करते हैं, ये आपके स्लोप को फॉलो करते हुए काफी बड़ा एरिया कवर करते हैं, और उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में ऐसा क्लाउड वगैरह बनाएंगे, उसी डायरेक्शन में ऐश वगैरह भी जनरेट करेंगे, और भाई ये जो लावा है वो भी उसी डायरेक्शन में फ्लड होके निकले, जैसे कि इसमें दिखाई दे। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है प्लीनियन, यानी कि प्लीनियन। प्लीनियन में क्या होता है, ये लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा वायलेंट होता है, सबसे ज्यादा भाई तबाही मचाने वाला होता है। ये जनरली आपके बहुत विस्कस मैग्मा क्रिएट करते हैं। ठीक है, बहुत सारा गैसी मैग्मा क्रिएट करते हैं। इनका जो इरप्शन होता है वो कुछ इस तरीके का एक कॉलम बना देता है मशरूम का, है ना, मशरूम जो क्लाउड होता है उसका एक कॉलम बना देता है। इसको बेसिकली हम बोलते हैं प्लीनियन वॉल्केनो। फिर उसके बाद में एक आता है आइसलैंडिक, आइसलैंडिक इरप्शन। आइसलैंडिक इरप्शन में क्या होता है, जनरली ये एक फ्लैट टेबल लैंड को या फिर ज्यादा उठे हुए एरिया से, ज्यादा उठा हुआ एरिया नहीं होता, वहां से चारों तरफ की तरफ ऐसे बहता है, आराम से ड्रॉप होता जाता है। कोई इसमें ज्यादा आपको एक्सप्लोसिव एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, तो ये आइसलैंडिक होता है। और फिर उसके बाद में एक लास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोथर्मल। लगता है जो काम होने वाला है। हाइड्रोथर्मल में आपका ऐश का कंटेंट रहता है, लेकिन इसमें मैग्मा नहीं होता। ऐश होता है, पानी होता है, स्टीम होता है, वो सब निकलता है हाइड्रोथर्मल से, लेकिन मैग्मा नहीं निकलता। ये तो था भाई हमारा मोड ऑफ इरप्शन पे। अब अगर उनके शेप के बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं, तो शेप के बेसिस पे भाई सबसे पहले हमारे आ जाते हैं सिंडर कोन वॉल्केनो। सिंडर कोन वॉल्केनो कैसे रहते हैं भाई आपके, ये आपके कुछ इस तरीके का शेप रहता है इनका, एक सिंडर कोन की तरह इनका शेप रहता है। ये जनरली बने होते हैं लावा पीसेस के, लावा पीसेस के ये बने हुए रहते हैं। जनरली किसी सिंगल वेंट से क्या होता है भाई, सिंगल वेंट से भाई यहाँ पर आपका लावा जो होता है वो निकल जाता है, और उसके बाद इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ पर लावा इकट्ठा हो जाता है, और उसकी वजह से इसका शेप कुछ इस तरीके का हो जाता है। ये भी फ्यूचर में आपका इरप्ट हो सकता है। दूसरी तरफ हमारे आते हैं कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट जो वॉल्केनो होते हैं ये स्टीप साइडेड होते हैं। ये स्टीप साइडेड क्यों होते हैं, क्योंकि जब इनका इरप्शन हो रहा होता है तो इनका लावा इतना ज्यादा विस्कस होता है कि वो इकट्ठा होते होते यहीं पर जम जाता है, निकलते निकलते यहीं पर जमने लगता है, वॉल्केनिक रॉक्स बना देता है, जो आपकी हाई विस्कोसिटी लावा की वजह से, या फिर देखा जाए तो फिर ऐश और रॉक डेब्रिस की वजह से बनी होती है ना। तो सिंडर, ऐश में, यानी कि अगर सिंपल आपका प्रीवियसली कोई सिंडर बोन वॉल्केनो रहा था, वो इरप्ट होके क्या करता है भाई, उसकी ये जो साइड्स है उनको स्टीप बना देता है ना। तो इसमें सिंडर वॉल्केनो आपका फ्यूचर में जाके कंपोजिट वॉल्केनो बन जाता है, ऐश जमा हो जाती है, लावा जमा हो जाता है ना, काफी ज्यादा आपका सिंडर्स और ऐश वगैरह यहाँ पर जब जमा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट वॉल्केनो। फिर उसके बाद शील्ड वॉल्केनो। तो शील्ड वॉल्केनो को दिख ही रहा है भाई, इसका शेप कुछ इस तरीके का है, उल्टी ढाल की तरह, है ना। लॉन्ग ग्रेजुअल स्लोप्स है जो आपके बसाल्टिक लावा के बने हुए हैं, यानी कि लावा का फ्लो पहले भी हो चुका है, उसकी वजह से ये भारे बड़े बड़े क्या बने हैं, स्लोप्स बने हैं, है ना। ये एक बाउल की तरह, उल्टे बाउल की तरह, या फिर एक ढाल की तरह, इसको उल्टे ढाल की तरह रखा हुआ है। बेसिकली ये काफी लो विस्कोसिटी का जो लावा है वो जनरेट करते हैं, जो आपकी सेंट्रल बैंड से काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर किया जाता है। सबसे लास्ट में आता है लावा डोम। लावा डोम हमारा तब अराइज होता है जब इरप्टिंग लावा इतना ज्यादा थिक हो जाता है कि वो फ्लो नहीं कर पा रहा है ना, और वो वॉल्केनिक वेंट के पास ही इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे यहाँ से टपकने लगता है, और स्टीप साइडेड माउंट जो है वो बनाने लगता है, उसको हम बोलते हैं लावा डोम। ये थे हमारे क्लासिफिकेशन सारे के सारे वॉल्केनोज के, वॉल्केनिज्म टाइप्स के। नेक्स्ट आता है रॉक्स एंड टाइप्स। अब देखो भाई, अर्थ की जो क्रस्ट है वो रॉक्स की बनी हुई है ना, अर्थ की क्रस्ट में रॉक्स पाई जाती हैं। रॉक क्या होता है, एग्रीगेट होता है एक या एक से ज्यादा मिनरल्स का। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारी ऐसी रॉक्स होती हैं जो एक दूसरे से टेक्सचर के बेसिस पे अलग है, उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है, उनका कलर एक दूसरे से अलग है, उनकी परमेबिलिटी यानी कि उनके अंदर से कौन पानी बेसिकली या हवा कितनी कैसे जा सकती है, वो परमेबिलिटी होती है। मोड ऑफ अकरेंस यानी कि किस तरीके से वो बनी है, वो भी एक फैक्टर हो जाता है। एंड डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू डेन्यूडेशन यानी कि कितना ज्यादा उनके अंदर में इरोजन हो सकता है, उसके बेसिस पे भी उनको क्लासिफाई अलग अलग टाइप से किया जाता है।
सबसे ज्यादा कॉमन मिनरल जो भाई रॉक्स में पाई जाती है वो होती है फेल्ड, स्पार एंड क्वार्ट्ज। मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक। अब देखो यार, तीन तरह की रॉक्स होती हैं, उनके बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ओरिजिन के बेसिस पे किस तरीके से बनती हैं। तो भाई सबसे पहले हमारी इग्निशियस रॉक्स आ जाती हैं। इग्निशियस रॉक्स को सिंपली हम कहते हैं सॉलिडिफाइड मैग्मा एंड लावा। यानी कि भाई जो हमारा मैग्मा और लावा सॉलिडिफाई हो जाता है उसी से हमारी इग्निशियस रॉक्स बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं आपकी डिपोजिशन से। किसके डिपोजिशन से? डिपोजिशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, है ना, एक्सोजीनियस प्रोसेस के जरिए उनका जब डिपोजिशन होता है एक लेयर के दूसरी लेयर के ऊपर, तीसरी लेयर के ऊपर, चौथी लेयर के ऊपर, तब हमारी बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है? देखो, मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म एक टर्म है, यानी कि कोई भी चीज अपना रूप बदल रही है ना, वो एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। तो ये क्या होता है? ये बनती है एग्जिस्टिंग रॉक से, जो ऑलरेडी हमारी रॉक्स बनी हुई है, यानी कि इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो बनी हुई है वो धीरे धीरे आपकी रिक्रिस्टलाइज हो जाती है। जब वो रिक्रिस्टलाइज हो जाती है, ज्यादा ब्रिटल हो जाती है, तो वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है क्यों? क्योंकि ये भाई जो हमारा मैग्मा हुआ करता था, मैग्मा से जनरेट होती हैं, जो अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा प्लस लावा निकलता है, उसके सॉलिडिफाई होने के बाद ही हमारी इग्निशियस रॉक्स बनती हैं। यानी कि जब मैग्मा हमारा ठंडा हो जाता, मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आया है, अंदर ही आया, वो थोड़ा सा ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में वो सॉलिडिफाई हुआ, यानी कि जम गया, है ना, तो फिर हमारी इग्निशियस रॉक्स बन जाती हैं। इग्निशियस यानी कि इग्निस लैटिन टर्म है, इग्निस का मतलब होता है फायर। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है कूलिंग का और सॉलिडिफिकेशन का, ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर भी हो जाता है, यानी कि क्रस्ट के अंदर, या फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, यानी कि सरफेस के ऊपर भी हो जाएगा और अर्थ के क्रस्ट के अंदर भी हो सकता है। जो हमारी मेजोरिटी ऑफ इग्निशियस रॉक्स हैं, लाइक एंडेसाइट, बेसॉल्ट, टायराइट, गैबेरो, पेरिडोटाइट, पेगमाटाइट, ऑब्सीडियन, ग्रेनाइट, प्यूमाइस, राइलोटाइट, स्कोरिया, टफ, ये जितनी भी भाई हमारी अलग अलग टाइप की इग्निशियस रॉक्स हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, एक्सेप्शनली हार्ड होती हैं, एंड रेजिस्टेंट टू इरोजन। इनमें इरोजन जनरली नहीं होता। इन्हीं से जनरली हम घरों में इनको यूज करते हैं, है ना। क्वेश्चंस आपसे कहाँ से आते हैं? क्वेश्चंस आपसे इन रॉक्स को नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि भाई किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, तो इनकी क्वेरिंग की जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इनकी क्वेरिंग की जाती है, यानी कि इनको खोदा जाता है रोड बिल्डिंग के लिए, या फिर मॉन्यूमेंट्स में हम यूज करते हैं, ग्रेव स्टोन्स में इनको यूज करते हैं, तो भाई इनको वहां यूज किया जाता है। अब क्योंकि इग्निशियस रॉक्स आपकी सुपर हीटेड मैग्नेटिक एलिमेंट से बनी होती है, तो इनके अंदर फॉसिल्स नहीं पाए जाते। फॉसिल्स कहाँ से पाए जाएंगे भाई? फॉसिल्स जो है वो जल जाए, ठीक है, फॉसिल्स इनके अंदर नहीं पाए जाते। अब इग्निशियस रॉक्स को हमने क्लासिफाई किया है उनके टेक्सचर के बेसिस, टेक्सचर के बेसिस पे, यानी कि टेक्सचर डिपेंड करता है साइज एंड अरेंजमेंट। साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स या फिर पार्टिकल्स जो होते हैं, या फिर जो बाकी फिजिकल कंडीशंस होती है मटेरियल, ठीक है। अगर मोल्टन मटेरियल आपका धीरे धीरे ठंडा किया जा रहा है एट ग्रेट डेप्थ्स पे, यानी कि ज्यादा गहराई में, तो फिर क्या होगा? जो मिनरल ग्रेन्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो बहुत ज्यादा लार्ज होंगे, बहुत ज्यादा बड़े होंगे, है ना। सडन कूलिंग जो होती है भाई सरफेस पे होती है, उसकी वजह से क्या होता है? सडन कूलिंग भाई जब हमारी की जाती है, यानी कि सरफेस पे, उसकी वजह से जो पार्टिकल जनरेट होते हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, यानी कि वो ज्यादा बड़े नहीं होते, वो स्मूथ होते हैं। इंटरमीडिएट कंडीशंस जो कूलिंग की होती है, उसकी वजह से आपके इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स होते हैं, है ना, और वो भी आपकी इग्निशियस रॉक्स का ही पार्ट होते हैं। तो भाई अलग अलग टाइप के रॉक्स होती है, जैसे मैंने बताया, ग्रेनाइट, गैबेरो, पेगमाटाइट, बसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेशिया, टफ, ये सब हमारी अलग अलग टाइप की इग्निशियस रॉक्स होती है। अब इसमें सबसे पहले आती है हमारी प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स को हमारी अलग अलग कैटेगरी होती है। प्लूटोनिक रॉक्स में जनरली हम जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं उनको काउंट करते हैं, ठीक है। अब इंट्रूसिव रॉक्स यानी कि प्लूटोनिक रॉक्स होती क्या है? तो ये क्या करती है? ये पेनिट्रेट करती हैं। पेनिट्रेट कहाँ करती है भाई? ये अर्थ के सरफेस पे, यानी कि मैग्मा निकला,
अर्थ के सरफेस पे निकलने के बाद में ये अंदर की तरफ जाता है। भाई ये हमारा अर्थ का सरफेस है, अंदर की तरफ जाता है, दूसरी रॉक्स जो भाई पड़ी हुई है उन रॉक्स के बीच में से पेनिट्रेट करता है। उन रॉक्स के बीच में से सॉलिड स्टेट में जब ये होता है तो उन रॉक्स के बीच में जो क्रैक्स होते हैं, जो वेंट्स होते हैं, उनके थ्रू ये जाता है, पेनिट्रेट करता है और फिर वही जाके सॉलिडिफाई हो जाती है ना। तो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स आपकी जो बनती हैं वो तब क्रिएट होती है जब मैग्मा ठंडा होता है, सॉलिडिफाई होता है बीनीथ द सरफेस, अर्थ के सरफेस के नीचे ठंडा होता है, रॉक्स के बीच में जाके फिर दूसरी जगहों पर। ठीक है, तो इंट्रूसिव रॉक्स जो होती हैं वो आपकी कोर्स ग्रेन्ड होती हैं, मोटी होती हैं, हाईली हार्ड होती है नेचर में। इसमें कौन कौन सी आ जाती है भाई? इसमें हमारी आ जाती है बैथोलिथ, ठीक है, लेकोलिथ आ जाती है, ये आपसे पूछी जाती है इसलिए मैं इनके नाम आपको बता रहा हूँ। जनरली इनका डिस्क्रिप्शन सीडीएस में नहीं पूछा जाता है ना, थोड़ा बहुत आपका जो है वो सीएपीएफ वगैरह में पूछा जाता है, सिविल सर्विस में तो डेफिनेटली पूछा जाता है, लेकिन सीडीएस और एनडीए में नहीं पूछा जाता। तो ये फैकोलिथ हो जाती है, इसके साथ में स्टॉक हो जाती है, स्टॉक के साथ में जियोलाइट्स हो गई, लोपोलिथ्स हो गई। ठीक है, आपको नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। दूसरी तरफ हमारी आ जाती है एक्सट्रूसिव रॉक्स, वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं। ठीक है, इनकी जो कूलिंग होती है वो सरफेस पे ही होती है, सरफेस पे ठंडी हो जाती है। वॉल्केनिक रॉक्स तब जनरेट होती है जब मोल्टन लावा वॉल्केनो से इरप्ट होने के बाद में यही सरफेस पे जम जाता है। मैग्मा सरफेस पे ज्यादा जल्दी ठंडा होता है ना, तो इसकी वजह से जो होता है फाइन ग्रेन्ड इग्निशियस रॉक्स आपकी बन जाती हैं। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स में क्या आ जाती है भाई? हमारी प्यूमाइस आ जाती है, प्यूमाइस के साथ साथ एक्सप्लोजिव आ जाती है ना, क्वाइट आ जाती है, और बसाल्टिक जो रॉक्स होती हैं वो भी आ जाती है। ये भाई बेसिकली हमारी इग्निशियस रॉक्स होती है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी बनती हैं एक्यूमुलेशन से। इसके एक्यूमुलेशन से, एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट, जो भाई जैसे नदियों का सेडिमेंट आता है ना, एलुवियल रॉक्स का, उन सब का, सॉइल वगैरह का, तो भाई जो आपका सेडिमेंट का एक्यूमुलेशन होता है ओवर द थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक काफी साल लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, तब हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक्स में इरोडेड जो डेब्रिस होता है वो भी इनका पार्ट होता है। किसका? जो आपकी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग रॉक्स थी, इसमें हमारी इग्निशियस रॉक्स भी आ जाती हैं, इसमें हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स भी आ जाती हैं, और हमारी एंशियंट जो और भी पुरानी सेडिमेंट्री रॉक्स थी उन सब की भाई जो आपके डेब्रिस होते हैं उससे भी इकट्ठी बनके हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको लिथिफिकेशन कहा जाता है, पिछली बार शायद क्वेश्चन आया था इससे। लिथिफिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव डिपोजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि एक के बाद लेयर बनते जाना, है ना। क्या हो रहा है? सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही हैं, लेकिन कैसे? सक्सेसिव डिपोजिशन हो रहा है उन रॉक्स के ऊपर किसी ना किसी का, तो भाई हमारी लिथिफिकेशन होता है। इसमें ये जो रॉक्स होती है ये लेयर्ड होती हैं, या फिर इनको स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है, जो सक्सेसिव डिपोजिशन के बाद जनरेट होती है, इसीलिए इनको स्ट्रेटिफाइड जो रॉक्स है वो भी कहा जाता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। क्लासिफिकेशन सेडिमेंट्री रॉक्स का उनकी एज के बेसिस पे और उनकी बेसिकली काइंड ऑफ रॉक्स जो आपकी सेम पीरियड में ग्रुप की जाती है उसके बेसिस पे किया जाता है ना। ज्यादातर जो भाई हमारे प्लेनेट का सॉलिड सरफेस है तकरीबन 70% को अगर हम काउंट कर लेते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स का बना हुआ है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल आप देख सकते हैं, ब्रेशिया, कैल्शिये, चॉक, चार्ट, लाइमस्टोन, डायमोटाइट, कॉग्लोमेरेट, कोल भी भाई सेडिमेंट्री में आता है, सैंडस्टोन, शेल, डोलोमाइट, सिल्टस्टोन, क्विक्विना, आयरन स्टोन, जिप्सम एंड रॉक सॉल्ट यानी कि संदना। अब टाइप्स की बात करते हैं तो भाई हमारी सबसे पहले इसमें आ जाती है आर्गलेशियस। आर्गलेशियस रॉक्स का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है पानी से रिलेटेड, यानी कि डिपॉजिटेड इन वाटर, वाटर के डिपोजिशन की वजह से ये बनती है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? इसमें क्ले आ जाता है, शेल्स आ जाते हैं, मड स्टोन्स आ जाते हैं, मड स्टोन्स के बाद में सिल्ट स्टोन्स आ जाते हैं, ठीक है, और मार्बल वगैरह, ये सब हमारे आर्गिलेशियस यानी कि एक्वस रॉक्स में आती हैं। अब इसमें 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है भाई मरीन, मरीन मतलब कि ओशन और सीज में पोजीशन और कंसोलिडेशन की वजह से जब भाई हमारी रॉक्स बनती है तो उनको मरीन कहा जाता है। दूसरी आ जाती है लेकस्ट्रीन, है ना, लेकस्ट्रीन यानी कि लेक इन्वायरमेंट, लेक इन्वायरमेंट में जनरेट होती है। और तीसरी आती है रिवराइन,
रिवराइन का मतलब होता है जो आपके रिवर इन्वायरमेंट में बनी। उसके साथ साथ दूसरी कैटेगरी भी आती है, उसको हम बोलते हैं एओलिन। एओलिन का मतलब होता है विंड के डिपोजिशन की वजह से, है ना, विंड के डिपोजिशन की वजह से, यानी कि सेडिमेंट का इरोजन, एक जगह से इरोजन प्लस डिपोजिशन दूसरी जगह पर इकट्ठा होगा, इसकी वजह से भी ये रॉक्स बनती हैं, है ना। इसमें हमारे सैंड ड्यून्स आ जाते हैं, लॉइस डिपॉजिट्स आ जाते हैं, ब्लो आउट बनते हैं, बरखांस बनते हैं, डेजर्ट पेमेंट्स बनते हैं, आपका लैंडफॉर्म यानी कि एर्ग बनते हैं, सिंक बनते हैं, सैंड हिल्स बनते हैं, अलग अलग तरह के फॉर्मेशंस पाए जाते हैं। फिर हाँ, इसके बाद एक और टाइप है भाई, बहुत ही प्यारे, दैट इज ग्लेशियल। ग्लेशियल का मतलब है ग्लेशियर के मूवमेंट की वजह से, डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से जो भाई हमारी रॉक्स बनती हैं, इनको मोराइंस भी कहा जाता है, तो उसकी वजह से भाई हमारी ग्लेशियल रॉक्स बनती हैं। इसमें अलग अलग टाइप होते हैं, लेटरल, मेडियल, ग्राउंड और टर्मिनल। बस नाम पता करने हैं भाई, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। एंथ्रासाइट, बैंडेड आयरन, शेली लाइमस्टोन, चॉक, शेल, सैंडस्टोन एंड ग्लेशियल कोग्लोमेरेट जो है वो इससे बनती है। सबसे लास्ट कैटेगरी आ जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स की। मेटामॉर्फिक का जैसे मैंने आपको नाम बताया, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, अपने फॉर्म में चेंज ला। ये रॉक्स किसकी वजह से बनती है? प्रेशर की वजह से, ठीक है, वॉल्यूम की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। जब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में चेंज आते हैं तो उसकी वजह से रॉक्स जनरेट होती हैं। मेटामॉर्फिज्म तब अगर होता है जब रॉक्स क्या होती है, वो अर्थ के लोअर लेवल्स पे पहुंच जाती है, काफी नीचे की तरफ पहुंच जाती है टेक्टोनिक प्रोसेसेस की वजह से, या फिर जब मोल्टन मैग्मा क्या करता है, मोल्टन मैग्मा जो होता है वो क्रस्ट के कांटेक्ट में आता है, वो ऊपर की तरफ उठता है और वो इन रॉक्स को क्या कर देता है, और ज्यादा नीचे की तरफ धकेल देता है, तो इन पे काफी प्रेशर लग जाता है, इनका ऊपर काफी वॉल्यूम आ जाता है, इनका टेम्परेचर नीचे जाके और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स जो होती हैं, जो हमारी ऑलरेडी सेडिमेंट्री या इग्निशियस रॉक्स बन चुकी हैं, वो आपकी रिक्रिस्टलाइजेशन होता है उनमें, या फिर उनके मटेरियल्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। लाइक मार्बल, एंथ्रासाइट, ग्नाइस, ऑनफेल्स, पाइलाइट, क्वार्टजाइट, नोवाक्यूलाइट, मेरिपोसाइट, सिस्ट, स्कार्न, स्लेट एंड सोपस्टोन। सबसे बाद में बात की जाए इनके टाइप्स की, तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स का टाइप्स होता है वो डिपेंड करता है उनकी ओरिजिनल रॉक्स पे। उनकी जो ओरिजिनल रॉक्स हैं उनको किस तरीके से, किस प्रोसेस के अंडर में नीचे उनको धकेला गया, है ना। तो दो मेजर ग्रुप्स आते हैं, एक हमारी आती हैं फॉइलेटेड रॉक्स और दूसरी आती है नॉन फॉइलेटेड रॉक्स। इनकी डिटेल्स में नहीं जाना, बस नाम पता कर, सीरियस में यही आपको करना है, ज्यादा चीजों की डिटेल में नहीं जाना, है ना। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर क्या होता है कि भाई आप जो मूल उद्देश्य है आपका एग्जाम क्लियर करने का, आप उससे भटक जाते हैं और आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाने लगते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ वो चीज़ होती है, मेरे साथ भी होती थी, लेकिन वो एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है। वैसे आपकी नॉलेज गेन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन जब आपके पास में लिमिटेड टाइम हो तो फिर मैं ऐसी चीजों में डाइव डीप नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके बाद आपके एक दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं, लाइक हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस करेंगे। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हम क्या करने वाले हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हम डेनुडेशन को पढ़ेंगे, वेदरिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, इरोजन के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लैंड फॉर्म्स पर आएंगे। अलग अलग जो भाई लैंड फॉर्म्स होते हैं उनको हम देखेंगे, लाइक रिवर से रिलेटेड लैंड फॉर्म जो है ना। रिवर के बाद में रिवर की जो तीनों कोर्सेज होते हैं उससे रिलेटेड, ग्लेशियर से रिलेटेड लैंड फॉर्म्स क्या है ना। उसके बाद भाई हमारे कास्ट लैंड फॉर्म्स यानी कि अंडर वाटर वाले जो हैं उनको देखेंगे। एवलिन यानी कि जो विंड से जनरेट होते हैं उनको हम देखेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कोस्टल लैंडफॉर्म्स, ये भी भाई हमें देखना है, ठीक है। फिर हम टाइप्स ऑफ माउंटेन्स को देख लेंगे। माउंटेन्स के टाइप्स देखने के बाद में हम प्लेट्यूज के जो टाइप्स हैं उनको भी देख लेंगे। प्लेट्यूज के टाइप के बाद में हम आइलैंड्स के जो टाइप्स होते हैं उनको भी देख लेंगे। और फिर उसके बाद में जो लेक्स के टाइप्स होते हैं उनको भी हम देख लेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। ये सब आपका नेक्स्ट भाई जो हमारा लेक्चर रहेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे के करीब, उसमें हम कवर डेफिनेटली कर लेंगे, एंड फिर आपके जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो पूरी खत्म हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके दो ही टॉपिक बचेंगे। एक तो भाई हमारा बचेगा ओशनियोलॉजी, उसमें भी 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, और एक बचेगा क्लाइमेट एंड मॉनसून ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें भी तकरीबन 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, और फिर हमारा पूरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो मोस्टली नेक्स्ट वीक तक हमारा पूरा खत्म हो जाने वाला है।
तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, डू कमेंट अबाउट इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल, ताकि वीडियोस का एंगेजमेंट थोड़ा सा और बढ़े। ठीक है, मुझे अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू।